आज के शो में। जीआईटी रिपोर्ट चैलेंज करने का फैसला, कानूनी जंग शुरू। हमने ये भी फैसला किया कि ऑपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनसे भी राब्ता किया जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अहकाम जारी किए हैं SECP के चेयरमैन के खिलाफ, एक मीडिया ग्रुप के खिलाफ और इंक्वायरी के खिलाफ, उससे जाहिर हो जाता है कि अब इस मुल्क में करप्शन के हवाले से जो दरवाजे खुले हुए थे अब वो तकरीबन तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब इस हालात को मद्देनजर रखते हुए कानून और आइन की बालादस्ती को सुप्रीम रखें और थोड़ी सी ग्रेस शो करें और एथिक्स दिखाएं और इस्तीफा दें। इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद, सियासी जमातें मुत्तहरिक। मैं नवाज शरीफ साहब से इस मुल्क की खातिर इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और दुनिया आलम के मुसद्दका असूलों के तहत ये कहना चाहता हूँ कि वो स्टेप डाउन होकर घर चले जाएं। क्या नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर रहने का जवाज खो चुके? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। हुक्मरान जमात का फैसला कानूनी जंग का मुस्तरद किया। इस रिपोर्ट को आते ही जीआईटी की और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन तजादात की निशानदेही हुक्मरान जमात के अहम वुज़रा की तरफ से की गई। अव्वल तो इस रिपोर्ट के आने से कबल ही अहम तरीन वुज़रा की तरफ से इस रिपोर्ट पर और जीआईटी के पूरे अमल को कहा गया कि मुतनाज़ा है और इस अमल के दौरान इंसाफ के उसूलों पर अमल दरामद नहीं किया गया जीआईटी की तरफ से। और आज फिर से उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात की दोबारा से जो है रवानी के तौर पर रिपीट किया गया। कुछ नए बातें इस्साक़ साहब ने कॉन्ट्रडिक्शंस का हवाला दिया जो स्पेसिफिकली जीआईटी में उनके टैक्स रिटर्न्स के हवाले से थे, उनकी वेल्थ स्टेटमेंट्स के हवाले से थे, नैब के कुछ रिकॉर्ड्स के हवाले से बातें थी। और उन तमाम एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात और कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने रखते हुए आगे की कानूनी और सियासी हिकमत अमली, जिसका फैसला कुछ ही घंटे कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला सतह इजलास में किया गया। अब इस कानूनी और सियासी हिकमत अमली जो हुक्मरान जमात ने अपनाई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा, वो कितनी मजबूत स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी की लीगल इंप्लीकेशंस क्या होंगी और क्या उससे हुक्मरान जमात किसी तरह बच सकती है। इस रिपोर्ट में जो लिखा है उससे कानूनी तौर पर क्या आगे होने जा रहा है पनामा केस में, ये भी हम समझेंगे और सियासी तौर पर भी क्या होगा ये भी समझेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इकराम चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, साबिक DG नैब है। नैब के किरदार आगे क्या होगा, अगर रेफरेंस जाता है तो नैब क्या किरदार अदा करेगा। और जनाब ओवैस तौहीद साहब, सीनियर तज़्ज़ा-निगार हैं, सहाफ़ी हैं, हमें कराची से DSNG पे ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकराम चौधरी साहब, हुकूमत ने फैसला किया है कि वो चैलेंज करेंगे इस रिपोर्ट को, क्या इससे हुकूमत को कोई फायदा या नुकसान या इस चैलेंज करने से जीआईटी रिपोर्ट पर कोई असर या इस पनामा केस पर असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? चौधरी साहब। सफ़ान, बात यह है कि एतराज़ करने का तो हर एक को हक है और वो एतराज़ बहरहाल उनकी तरफ से आ रहा है, मगर जीआईटी रिपोर्ट से पहले ही जैसा कि आपने फरमाया और हमने देखा और सुना कि वज़रा की टीमें जो हैं ऑर्गेनाइज तरीके से जीआईटी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती रहीं, हत्ता के इल्ज़ामात की हदूद में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को भी आलमोस्ट उसमें किसी न किसी शक्ल में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। मेरा ये ख्याल है। अच्छा जी, इकराम चौधरी साहब की आवाज़ जो इस पर है हम तक नहीं पहुंच रही है। इकराम चौधरी साहब से राब्ता बहाल करते हैं जब तक ओवैस तौहीद साहब की तरफ भी चलते हैं कि इकराम चौधरी साहब का अहम ओपिनियन है लीगल हवाले से। लेकिन ओवैस तौहीद साहब, सियासी माहौल क्या बता रहे हैं? आज इस्तीफों का मुतालबा हो रहा है, चारों तरफ से हुकूमत कह रही है कि हम जाएंगे, कानूनी जंग का फैसला किया उन्होंने। तो ओवैस तौहीद साहब, इज इट द राइट स्ट्रैटेजी फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर ये गलत फैसला किया हुकूमत ने एक बार फिर? ओवैस तौहीद साहब, काफ़ी देर हो गई मेरे ख्याल में शिफान के, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं इन्होंने और मिस हैंडल किया है इनकी कानूनी टीम ने और इनके रुखफा जिन्होंने जीआईटी की तश्कील पे मिठाइयाँ बांटी, वेलकम किया और उतनी ही जल्दी में जब रिपोर्ट आई तो उसके फ़ौरन बाद उसे मुस्तरद किया। तो बड़े तजादात हैं ख़ुद इनके पास और बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं नवाज शरीफ साहब और उनके रुखफा ने। अब तो बात ये हो गई कि ये जो जीआईटी की रिपोर्ट है ये तो एक तरह से हथियार है, एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट का,
और ये अब एक तरह से क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होंगी नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों के और साहबजादी के ख़िलाफ़। साहबजादी पे देखिए शफान के मरीम नवाज साहिबा पे परजरी का इल्ज़ाम लगा है। ये कहा है कि वो दस्तावेज़ात उन्होंने झूठे जो है वो जमा कराए हैं JIT के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और 2004 के अंदर जो उन्होंने दस्तखत किए हैं और उसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो 2007 के अंदर ईजाद हुआ है और उन्होंने उसका फॉरेंसिक ऑडिट भी निकाला है। फिर नवाज शरीफ साहब की एक ऑफशोर कंपनी का भी इंकशाफ हुआ है। तो इतने सारे इल्ज़ामात, फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के इल्ज़ामात हैं। तो अब तो एक तरह से एक करप्शन की जो डोरी है वो गिर्द बांध दी गई है नवाज शरीफ साहब के, और उसकी झनकार जो है वो आने वाले दिनों में शुरू होगी। और इखलाकी जवाज़ तो पहले ही खो चुके हैं नवाज शरीफ साहब माजरत के साथ। अब उनके ऊपर एक जुडिशल और एक पॉलिटिकल जो घेराव है वो तंग होता जा रहा है और वो ख़ुद एक चट्टान पर खड़े हुए हैं जहाँ से सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन है कि वो जंप लगाएं और फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। यानी कि अब उनके पास ऑप्शन जो पहले बहुत सारे ऑप्शन थे अब लिमिटेड ऑप्शन हो गए हैं। एक चीज बता दीजिए, के अलावा ये कोई चारा नहीं है। सर ये आपको कोई इत्तलात है ओवैस तोई साहब के विद इन द कैंप ऑफ PMLN कुछ इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं? चौधरी निसार साहब शायद ये राय रख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, और दीगर वज़रा ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं आप डटे रहें। तो नून लीग का कैंप डिवाइड हो चुका है। ओवैस तोई साहब आपके पास इत्तलात ऐसी कोई हैं या ये सब मफरूज़े या र्यूमर्स उड़ रहे हैं इस वक्त मार्केट में जो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं? क्या है ये स्पेकुलेशंस है? शफान देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हुआ तो जब से ही ये दो सोचें पाई जा रही थी, ये दो कैंप्स थे नून लीग में। और एक तो ये कि आप पड़ जाए मियाँ साहब, यानी कि अदलिया और जो फ़ौज के इदारे के साथ जिस तरह साजिश गर्दाना जा रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से, और इशारे किनाए में बात हो रही थी, कहीं बरमला इजहार कर रहे हैं साजिश का और कह रहे हैं कि हुकूमत को फारिग कर देना चाह रहे हैं कुछ खुफिया हाथ। तो वो जो थे कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं एग्रेसिव आप पोस्चर आप रखें। दूसरा एक है जो कहते हैं कि नहीं, आपके पास बड़ा वक्त है और पार्टी की बका के लिए भी और जमहूरी इक़्तिदार के लिए भी, जमहूरी सफ़र के लिए भी और पार्टी के तसलसल के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप जो है वो अदलिया का जो फ़ैसला है वो माने, और अगर आपको मुस्तफ़ी होना भी पड़े तो अंदरूनी तौर पर कोई वज़ीर आज़म का जो मुंतखब करें उसका नाम लेकर आएँ। इसी पे इख्तलाफात हैं और ये उस वक्त से हैं जब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। इस वक्त शार्पन हो गए होंगे डिफरेंसेस, लेकिन देखिए मार्च के अंदर इनके पास बड़ी एक वजह थी और अभी भी है कि अक्सरियत हासिल करने की अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेनेट के अंदर। लेकिन अब तो ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जो पूरी FIR कटी है, जो पूरा एक चालान है, जिस तरह पुलिस मुलजिम के ख़िलाफ़ चालान काटती है, इस तरह ये GIT जो है फुली एम्पावर्ड GIT ने एक पूरी रिपोर्ट मुरतब की है और उसमें फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होंगी। और मेरे ख़्याल में अब मुझे लगता है कि कोई थोड़ा बहुत वक्त हो या ज़्यादा वक्त हो दरकार, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच है वो मैं ये एक इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ कि उनके पास जो ऑप्शन होगी वो ये होगी कि इनको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। अच्छा, ये इससे पहले कि एहतसाब का रेफरेंस दायर किया जाए, क्योंकि 2 मौजिज़ जज साहिबान ने जो 5 रुकनी बेंच ये उसके अंदर इन्हें यानी ट्रायल नहीं होगा, ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। इकराम चौधरी साहब से भी लीगल माइंड है, उनसे राब्ता बहाल हो चुका है। पहले तो माजद खान चौधरी साहब राब्ता मुनक़ता हुआ था। तो सर ये अभी ओवैस तोई साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा ट्रायल नहीं होगा, ये डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन की बात बन रही है 184(3). तो इकराम चौधरी साहब आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? और दूसरी बात सर, अगर रेफरेंस फिर शफान फिर एहतसाब रेफरेंस दायर होगा। अच्छा, ट्रायल एहतसाब रेफरेंस के थ्रू होगा, लेकिन उससे पहले मैं समझ रहा हूँ कि नाअहलियत जो है वो इमिनेंट है। यानी पहले डिस्क्वालिफिकेशन है, फिर उसके बाद यानी साइमल्टेनियसली ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन पहले हो जाएगी कोर्ट के ऑर्डर्स में। आप ये कह रहे हैं? तो जी मेरा ये। अच्छा, इकराम चौधरी साहब सर आपके नजर क्या होने जा रहा है? लीगली क्या नजर आ रहा है इस वक्त आपको? ऑप्शंस कोर्ट के पास हैं, हुक्मरान जमात के पास, क्या लीगली ऑप्शंस है इकराम चौधरी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस कदर एविडेंस और शवाहद आ चुके उससे डिस्क्वालिफिकेशन जो आर्टिकल 62-63 के ज़मरे में और उनकी ओथ और उनके
मुख्तलिफ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जब देखा जाएगा और जो एविडेंस आया है उसमें जिस किस्म की सूरत हाल का उन्हें सामना है नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को, यूँ महसूस होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का अमल तो बाहर सूरत उससे पहले तय हो जाएगा और ये एक रेफरेंस की शक्ल में नैब के पास मामला जाएगा और फिर उसके ट्रायल के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अपनी जगह। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं कि एक सूरत है जिसमें ऑन स्लॉट है JIT पे भी और जुडिशरी पे भी, और जिसका नतीजा ये है कि कल जज साहबान को बाज़ मुस्लिम लीगल लीडर्स जो हैं उनको बाकायदा समन करना पड़ा अदालत में। उनकी जो फ्यूरी देखी गई और जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया पब्लिकली टेलीविज़न के अंदर और अदरवाइज। दरअसल सफियान बात यह है कि पाकिस्तान में चूँकि एहतसाब के अमल को तो हमने कभी कबूल किया ही नहीं, वो अयूब खान के ज़माने में हो या फिर याह्या खान के ज़माने में हो या फिर आगे आ जाइए भुट्टो साहब आ गए, फिर मुशर्रफ साहब और फिर ये सिविलियन रजीम जिसमें बेनज़ीर साहिबा भी हैं, जरदारी साहब भी आए, अब नवाज शरीफ और इनकी फैमिली की हुकूमत है। एहतसाब का अमल हमारे यहाँ कमज़ोर तरीन एरिया रहा और अदालतों को और इदारों को अंडर प्रेशर रखना और कॉन्स्टेंटली ऐसा माहौल रखना कि वो इम्पार्शली और इंडिपेंडेंटली काम ना कर सकें। और आपको याद है सज्जाद अली शाह के ज़माने में जब ये प्रोसीडिंग्स हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की, तो किस तरह से वहाँ अटैक की एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश हुई और कुछ लोगों को सजा भी हुई। ये कोर्ट में जा रहे हैं कानूनी जंग लड़ने, इस पर ये कहते हैं जो रिपोर्ट पे एतराज़ात हैं उसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगली पेशी में वज़ीर आज़म भी हाजिर हों, वो खुद भी आएँ और कोर्ट पर हमले की बातें की जा रही हैं। लेकिन ये सवाल इकराम चौधरी के बाद पूछना होगा, इस ब्रेक के बाद आएंगे। तो मुसद्दिक अब्बासी साहब नैब में DG रहे हैं साबिक, तो आज भी इसहाक डार साहब ने हवाला नैब का दिया है कि नैब डॉक्यूमेंट्स को उठाकर ले गई थी, उनके टैक्स कंसल्टेंट ने उनको बताया जो मरहूम अब हो चुके हैं, और इस वजह से शायद कुछ रिकॉर्ड ऐसा था जो JIT को नहीं मिल सका जो बाद में उन्होंने फराम कर दिया। उसके अलावा नैब को हवाला देकर रेफर किया है कुछ केसेस को शरीफ फैमिली के, इस JIT ने, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक पर बेनकाब में, आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ये भी फैसला किया कि ऑपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनसे भी राब्ता किया जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अहकाम जारी किए हैं SECP के चेयरमैन के खिलाफ, एक मीडिया ग्रुप के खिलाफ और इंक्वायरी के खिलाफ, उससे जाहिर हो जाता है कि अब इस मुल्क में करप्शन के हवाले से जो दरवाजे खुले हुए थे अब वो तकरीबन तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब इस हालात को मद्देनजर रखते हुए कानून और आइन की बालादस्ती को सुप्रीम रखें और थोड़ी सी ग्रेस शो करें और एथिक्स दिखाएं और इस्तीफा दें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जिस तरह एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात आज वज़रा ने उठाए हुकूमत के, और उसके बाद की सूरत हाल जो हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है कानूनी जंग लड़ने की या फिर इस मामले को चैलेंज करने की, जो रिपोर्ट में उनके नज़दीक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और उन कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सपोज आज इसहाक डार साहब ने किया है, कुछ वज़रा ने किया है। वो कहते हैं कोर्ट में जाके हम इसको एक्सपोज करेंगे। मेरे साथ मोहतरम इकराम चौधरी साहब सीनियर माहिर कानून हैं, ओवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियानिगार हैं, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब साबिक DG नैब हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब, सर ये मामला क्योंकि अब नैब को रेफर किया जा रहा है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब नैब का रेफरेंस या ट्रायल शुरू होता है तो क्या आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुसद्दिक अब्बासी साहब, वो जब रेफरेंस मुजरिम साबित हो जाए जब इस्तीफा दें, या ये रेफरेंस स्टार्ट हो उसी वक्त उन्हें पब्लिक ऑफिस छोड़ देना चाहिए? क्या आपका कानून कहता है या इस पर क्या बात होती है? मुसद्दिक अब्बासी साहब। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि हमें JIT को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि JIT की थोड़ी सी अप्रीहेंशंस थी इसके बारे में कि जी नौकर जो हैं गवर्नमेंट के वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सारे उस लिहाज से गवर्नमेंट ऑफिशल्स थे। तो एक तो इन्होंने टाइम के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल किया, और दूसरा एविडेंस जो इन्हें कलेक्ट की वो रिपोर्ट से लग रहा है कि जो अवेलेबल एविडेंस थी वो रिकॉर्ड पे आ चुकी है। बात यह है कि अगर आपने रिपोर्ट को देखा हो तो उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली सेक्शन 9A(5) को अप्लाई किया है, जिसमें एसोसिएट्स को नंबर 1 जो रिस्पोंडेंट है उनको 7, 8 और 9 के साथ जोड़ दिया गया है
क्योंकि एक अमूमन बात की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा, लेकिन अभी आप देखेंगे रिपोर्ट के अंदर जब एसोसिएट्स को 9A5 के तहत जोड़ दिया गया है तो वो बर्डन जो है वो सारा एसोसिएट्स का शिफ्ट होके नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। फिर उसी रिपोर्ट के अंदर सेक्शन 14C जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से एक सेक्शन को कोट किया गया है कि जनाब जब आप इसमें लाइबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं एक्यूज़ के ऊपर तो फिर एक्यूज़ ने साबित करना होता है कि ये प्रॉपर्टी वो लेजिटिमेट और लीगल रिसोर्सेज से उसने इसको एक्वायर किया है। तो ये दो बड़ी मुश्किल पोजीशन कानून ने इख्तियार कर ली हैं इस केस के अंदर अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट्स। आपने मुझे सवाल पूछा है कि आया उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। आई थिंक अभी टाइम बहुत गुजर चुका है, काफ़ी पानी पुल के नीचे से गुजर गया है। अगर ये लास्ट ईयर ही मार्च में साइड पे हो जाते या इस्तीफ़ा ना देते और साइड पे हो जाते और कहते जी आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर लें तो आई थिंक एक बड़ा अच्छा मौका था। अभी टाइम इसका गुजर चुका है। मेरा ख्याल है जो मेरी ज़ाती राय है क्योंकि दे हैव प्रॉब्ली टेकन द डिसीजन टू कहते हैं ना आखिरी गोली और आखिरी बंदे तक लड़ने के लिए आई थिंक फैसला कर लिया है। तो जेआईटी की ये मैंने स्पेसिफिकली सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि नैब हुकाम को कोर्ट कर ये बाकायदा खबर चली है चैनल्स पर कर कि जब तक रेफरेंस साबित होकर एक मुजरिम नहीं बन जाते जब तक ही कैन होल्ड पब्लिक ऑफिस। तो ये कानूनी रास्ता तो जो स्टेट लाइन है वो तो ये है, बाकी जो आप इस्तीफा होने का कह रहे हैं वो मोरल ग्राउंड्स पर कह रहे हैं जो तमाम सियासतदान भी कह रहे हैं। वही बात है ना मुसद्दिक अब्बास साहब, इसमें कानूनी तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इस्तीफा दें। देखें लीगली स्पीकिंग अगर 62 और 63 इन्वोग नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता रेफरेंस नैब को भेजने से पहले और डिस्क्वालीफाई नहीं करता और लीगल प्रोसीडिंग के लिए केस अगर नैब को भेज देता है तो नैब का जो प्रोसीजर या कोई भी लीगल जो पोजीशन वो ये बनेगी कि जब तक ट्रायल ना हो और बंदा कन्विक्ट ना हो ही इज़ एन एलिज्ड पर्सन, ही इज़ नॉट अ गिल्टी पर्सन। तो वो उस वक्त आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि 2 जजेस ऑलरेडी डिसीजन दे चुके हैं, 3 ने 16 क्वेश्चंस डाले थे उस ऑर्डर के अंदर, उनका जवाब आ चुका है। 13 सवाल। मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले डिस्क्वालिफिकेशन होगी और साथ ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए रेफरेंस को भेज दिया जाएगा टू नैब, क्योंकि नैब की जो सेक्शन से 9A तौहीद साहब ने भी किया है। तो इकराम चौधरी साहब सर आपकी तरफ आते हुए और यही सवाल रखते हुए कि पहले डिस्क्वालिफिकेशन होगी फिर ट्रायल होगा, और इसमें दूसरी बात यह कि नैब के बारे में तो ऑनरेबल जजेस ये रिमार्क दे चुके हैं कि नैब महरूम हो चुका है, तो उसी नैब को रेफरेंस भेजने से पहले डिस्क्वालिफिकेशन अब कितनी जरूरी बन चुकी है कि हो? चौधरी साहब देखिए सैफान, एक बात समझने की कोशिश करें कि रूल ऑफ लॉ को असर्ट करने का और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मुकम्मल तौर पे अमल दरामद का जो एक सिलसिला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जारी है, उसके असरात आप देखें कि वही FIA जो हर किस्म की लाकानूनीत और करप्शन में मुलव्वस है, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के बाद किस तरह से चेयरमैन SECP को बाकायदगी से मुल्ज़म ठहराया टेम्परिंग वगैरह में, और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIR दर्ज कर दी। यही नैब अब सुपरविजन में जब लॉ की सुप्रीमेसी का एरिया एक्सटेंड करेगा तो फिर याद रखिएगा कि यही नैब आपको रिजल्ट देगी। ये नहीं होगा कि यहाँ 10, 12, 1500 रेफरेंसेस पड़े हों मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल और अहम अफराद के ख़िलाफ़ और वो कार्रवाई ना करे और साल साल ये सिलसिला जारी रहे। मेरा ये ख्याल है कि ये सिलसिला इस तरह से कानून के ख़िलाफ़ आगे नहीं बढ़ेगा, बावजूद इसके कि जो चेयरमैन नैब हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये मर चुकी। सर दूसरी बात, आप जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप कानूनी मशहूर होते इस पर इकराम चौधरी साहब, तो आप ये मशवरा देते हैं कि आप इस रिपोर्ट को चैलेंज करने कोर्ट में चले जाएं जो अभी फैसला हुआ है हुकूमत के हलकों में? क्या आप कानूनी मशीर के तौर पर ये फैसला करते हैं या फिर आपके नजदीक ये लीगल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, या फिर इसमें ये गलत है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस और गलत हो सकते हैं इनके लिए? चौधरी साहब देखिए, मेरा व्यू तो ये था कि ये रिपोर्ट क्योंकि सिर्फ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली और उससे मुतल्लिका असासों और अमूर के मुतल्लिक JIT देख रही थी और तैयार कर रही थी, तो मेरा ख्याल था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में इस रिपोर्ट को
यहाँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो जजमेंट के अंदर आया कि उन्होंने फर्दर प्रोब में देखना है कि वाकई उनके जो असासे हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हैं उनके लेजिटिमेट इनकम और उसके रिसोर्सेज के हवाले से, और दीगर जो उनकी कंट्राडिक्शंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, कंसीलमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलाइज हुई, उसके हवाले से ये रिपोर्ट किस हद तक पॉजिटिव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेप आगे जाके इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इसको एक्सपोज कर दिया कि अपने अपने नुक्ता नज़र और एतराज़ात ले आइए। तो एतराज़ात तो आएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है एतराज़ात का मामला अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट ने उस लिमिटेड क्वेश्चन के लिए कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूदा रिपोर्ट के तमाम डॉक्यूमेंट्री और दीगर शवाहद के पस मंज़र में, और उनके हवाले से अब तो एक कंपनी की चेयरमैनशिप का भी एविडेंस आ गया जो UAE में चल रही थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला पहले तय होगा, और मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मामला बहुत देर हो चुकी है इसमें, अब तो ये यूँ महसूस होता है कि कन्फ्रंटेशन के लिए वो एक माइंडसेट जो है हमारे यहाँ उन सब लोगों की जिन्होंने कानून की हुक्मरानी और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी और अदालती निज़ाम के अंदर अपने आप को पेश करने के अमल में हमेशा कोशिश की कि उससे बचा जा सके, और बहुत सारे लोग बचे भी ओवर द ईयर्स। मेरा ख्याल है ये उस अमल का हिस्सा है, ये उनके लिए मज़ीद पॉलिटिकली और अदरवाइज़ नुकसानदेह होगा। एक बात मैं सैफान यहाँ कहना चाहूँगा कि ये सारी सूरत हाल जो हमारे सामने है, इसमें यकीनन ये जो कुछ हो रहा है और आग बरसाई जा रही है, आज भी मैं देख रहा था, और बहुत सारी जस्टिफिकेशंस का सिलसिला भी सामने आ रहा है। बहरहाल देख लेते हैं कि उनके एतराज़ात 17 तारीख या उसके इर्द गिर्द किस तरह से सामने आते हैं। सर एतराज़ात पे मैं ये पूछूं कि इसादार साहब ने जिस तरह एतराज़ बताया, उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट भिजवा दिए उसी GIT को, और 81 से 82 से लेकर 2001 के जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई, फिर उसके बाद के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे घर से ले जाए गए नैब की तरफ से उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी मैंने नैब से निकलवा कर वो भी जमा करवा दिए। फिर ये लिख दिया GIT ने कि मैंने टैक्स एवेजन की है, तो ये सरासर गलत है। अब इसादार साहब की जो प्ली है, इकराम चौधरी साहब, क्या कोर्ट मतलब ये प्ली और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट कुछ करेगी या फिर फैसला सुना देगी, क्या होगा इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं महसूस करता हूँ कि JIT ने इंतहाई तवज्जो और कमिटमेंट के साथ, और मेरा ख्याल है वेरी रीज़नेबल इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के साथ ये सारी तफ्तीश का अमल जो है इसको मुकम्मल किया है। अब रहा मामला टैक्स एवेजन और दीगर हवालों से, ये अपनी जगह अगर वाकई कोई चीज़ है, लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखना है कि ये सेक्शन 9 के हवाले से जो अमल है कानून का, नैब ऑर्डिनेंस का, कि इनके असासे अचानक बहुत सारे बढ़ गए और बल्कि बेहिसाब ही बढ़ गए, लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ इनकम, इसको देखने के बाद तय होगा। और मेरा ख्याल है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है वो इसहाक डार की तरफ भी जाएगा, और मे बी कैप्टन सफदर की तरफ भी उसका अमल जाए, बाकी रह गया कॉन्सिक्वेंटली अगर फर्क। जी इसी बात पे ओवैस तौहीद साहब, आज तो हो ये गया कि इमरान खान साहब ने नेशनल बैंक के सदर, उसके अलावा SCCP यानी वो तो खैर है ही, अब तो मामला उनका गिरफ्तारी तक की बात जारी है, आज उन्होंने बेल ली है, उसके अलावा इसहाक डार, शहबाज शरीफ, सबके इस्तीफे का मुतालबा है, पूरी लिस्ट दे दी है इमरान खान साहब ने। ओवैस तौहीद साहब, तो इन सबको मुस्ताफी हो जाना चाहिए नहीं? ये तो पूरा सिस्टम की, यानी एक एक वजीर का नाम लेके मुस्ताफी होने की बात कर दी है खान साहब ने। ये ओवैस तौहीद साहब, अब आपको क्या लग रहा है ये जो नया आज मुतालबा किया इमरान खान साहब ने? आपने सफान मुझे पूछा जी ओवैस तौहीद साहब से, ओवैस तौहीद साहब खान साहब जो जी देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जाहिर बात है कि एक आप लंबी लिस्ट करते हैं, और जैसे जैसे डिस्क्लोज हो रहे हैं, जैसे जैसे इंकशाफात हो रहे हैं, तो ये एक अपोजिशन पार्टीज़ का एक खासा रहा है, वो उनके मुतालबात का तो कोई हद नहीं होती, वो कुछ भी मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन जो असल मुतालबा ये है कि ये हुकूमत जो है इसको आप छोड़िए, आपके पास इखलाकी जवाज़ कोई नहीं है, कानूनी जवाज़ कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब से सारी हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, PSP, सबका यही मुतालबा है। तो ये एक तरह से एक जो फ़िज़ा बन रही है,
शरीफ साहब से इस मुल्क की खातिर इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और दुनिया आलम के मुस्तक़ा असूलों के तहत ये कहना चाहता हूँ कि वो स्टेप डाउन होकर घर चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत अपना रोल अदा करे, पार्लियामेंट अपना रोल अदा करे, तो मेरे साथ आप को तब्दील हो जाए। हमारे खिलाफ जो जितनी भी एविडेंस है तो काउंटर एविडेंस नहीं JIT ने दी, ये तमाम तर जो पिछले 2-3 साल से इल्जामात गर्दिश कर रहे थे उन्हीं को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं हम लोग के आगे मुस्तकबिल का क्या मंजरनामा हो सकता है, सियासी मंजरनामा, कानूनी मंजरनामा, दीगर हवाले से। आज स्टॉक मार्केट की बात हम थोड़ी करेंगे क्योंकि मार्केट ने बड़ा डिक्लाइन शो किया है। ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्यों इतना डिरेल हो रहा है और क्या इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट, कल बड़ा मार्केट ने पॉजिटिविटी शो करी थी, उसकी वजह क्या थी, वो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी थी या स्टॉक मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रही थी। आज तो बिल्कुल ही स्लाइड स्टॉक मार्केट ने, शायद 1 घंटे के अंदर 1600 पॉइंट्स का डिक्लाइन तारीख में कभी ना हुआ। मुसद्दिक अब्बासी साहब, इसके अलावा नैब का रोल आगे क्या होगा? सर, ये कुछ और केसेस हैं जो रेफर किए जा रहे हैं। एक तो हुदैबिया केस का भी कहा गया कि दोबारा खोला जाए इस केस को, और इसमें चेयरमैन नैब का वो जवाब है जो इन्होंने जाके जमा कराया था JIT में, और उसमें के आगा प्रोसिक्यूटर जनरल को हवाला देते हुए कहा कि क्योंकि नैब ने उस मीटिंग के अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग पेश किए थे कि इस केस पर वक्त नहीं जाया करना चाहिए, इसलिए हमने केस बंद कर दिया। आज JIT ने ये रिकमेंड किया कि उसको भी खोला जाए और कुछ और केसेस भी उनकी इन्वेस्टिगेशन नैब के हवाले की जाए। तो मुसद्दिक साहब, चेयरमैन नैब का किरदार क्या है होगा आगे? पहली बात यह है कि आपने स्टॉक मार्केट की बात की, और अगर एंटी करप्शन एफर्ट से और अकाउंटेबिलिटी से स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो इसको क्रैश करने दें, बिकॉज ये कोई लॉजिकल बात नहीं बनती कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव हो रही है, एंटी करप्शन रजीम मजबूत हो रही है, तो अगर इकनॉमिकल लॉस टाइम बिंग के लिए हो रहा है तो इसको बर्दाश्त करना चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि हुदैबिया का केस बड़ा क्लियर है। इस केस को आप यूँ कह सकते हैं कि एक शख्स ने कत्ल किया और वो मुल्क छोड़ के चला गया, तो पुलिस आके केस दायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे कि क्योंकि वो शख्स भाग गया है लिहाजा केस को बंद कर दिया जाए। एग्जैक्टली केस की ये नोयत थी कि जी जो दोज हु आर रिस्पोंडेंट दे आर आउट ऑफ द कंट्री, तो लिहाजा इस केस में इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं हो सकती, तो इसको बंद कर दिया जाए। नैब के जो केसेस होते हैं उसमें बेंच जो है वो डबल होता है, 2 जजेस होते हैं, एक नहीं होता, तो उसमें स्प्लिट डिसीजन आ गया। एक जज साहब ने कहा कि जी हाँ इसको बंद कर दिया जाए, और दूसरे ने कहा कि इसको बंद ना किया जाए। जब स्प्लिट डिसीजन आता है तो फिर रेफरी जज आ जाता है उसमें, और जब रेफरी जज आता है तो रेफरी जज ने डिसीजन दिया कि ठीक है केस को बंद कर दिया जाए। अगर आप पैरेलल केसेस देखें तो इवन अगर 2 जजेस ने, हाई कोर्ट ने किसी केस में नैब के केस को सेट असाइड कर दिया है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते रहे हैं। यहाँ तो केस रेफरी जज के डिसीजन के बाद ये लॉजिकल डिसीजन बनता था नैब का, टेक्निकल डिसीजन, कि वो सुप्रीम कोर्ट में लाजमी जाते, और उस वक्त जब टाइम दिया गया था नैब को कि हम आपका टाइम पीरियड जो होता है वो कंडोन कर देते हैं 30 डेज़ का, और आप अप्लाई करें, तो नैब चेयरमैन ने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था। उसमें उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनकी टेक्निकल और लीगल एडवाइस के ऊपर अपनी जो आर्गूमेंट्स रखे थे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे अगर वहाँ पे आप खड़ा करते तो डेफिनेटली मैंने कहा था कि ठीक है, गिव मी द टाइम, कंडोन करें टाइम पीरियड को, आई विल गो फॉर द अपील, बिकॉज आपने स्टेट इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होता है। इसादार साहब के घर से जो डॉक्यूमेंट्स नैब ने उठाए थे, आप उस पर नैब में थे 2001 में, ये जब वाकया हुआ था, जब इनके घर से नैब ने डॉक्यूमेंट्स उठाए थे? मैं उस वक्त, हाँ जी हाँ बिल्कुल, देखें हम नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्स वाकई में नैब ने ये सारे उठा लिए थे और उनके पास थे, और अब उन्होंने वहां से निकलवाए, जब से वहीं पे थे। बात यह है कि जब भी हम कोई केस शुरू करते हैं नैब के अंदर, तो जो भी एक्यूज पर्सन होते हैं उनके पास सर्च वारंट के बाद हमेशा सर्च किया जाता है, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कस्टडी में ले लिए जाते हैं, और बाकायदा उनकी पूरी लिस्ट जो है वो सीजर मेमो के थ्रू वो शख्स जिससे वो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं उसको दे दी जाती है। बाद औक़ात फ़ोटो कापियाँ दे दी जाती हैं उसको, और बाद औक़ात ओरिजिनल उसके पास रख कर फ़ोटो कापियाँ ले ली जाती हैं। इस केस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए थे और वो नैब के अंदर रहे, क्योंकि वो उस केस का वो हिस्सा हैं, तो वो लीगली बिल्कुल सही है, कोई इसके साथ आई थिंक ज्यादती नहीं हुई है कि नैब ने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं। सर, आपके प्रोसिक्यूटर्स कितने आपके प्रोसिक्यूटर्स प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट मतलब करने की, हमने अभी डॉक्टर आसिम का केस देखा है, 462 अरब की एक रेफरेंस बनाई गई थी,
सिर्फ वो फिर उसके बाद उसकी प्रोसिक्यूशन जिस तरह हुई, फिर वो मामला चलते रहे, साबित क्या हुआ क्या नहीं हुआ चले जा रहे। तो वजीर आजम को प्रोसिक्यूट किस तरह करेंगे? आपके प्रोसिक्यूटर्स कितने इस वक्त क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट हैं कि वो इसको इस वक्त वजीर आजम, उनकी फैमिली, सागदार, इन सबको जो है इस वक्त वो कर सकते हैं प्रोसिक्यूट? सैफान, अभी तो नैब के लिए या किसी प्रोसिक्यूटर के लिए या इन्वेस्टिगेटर के लिए जिसे कहते हैं ना रूम फॉर मनूवर, उसमें स्पेस ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करके, उस एविडेंस कलेक्ट करके उन्होंने हर चीज़ तैयार कर ली है। इसी एविडेंस पे बेस करके सिर्फ रेफरेंस को प्रिपेयर किया जाएगा। ये कई हज़ार डॉक्यूमेंट्स की जो है वो रिपोर्ट है, इसी के ऊपर से रेफरेंस को बना देना है और चेयरमैन नैब ने इसके ऊपर दस्तखत कर देने हैं, बिकॉज वो सारी एविडेंस मौजूद है। इसमें तो नैब के पास ना कोई ऑप्शन है कि वो कोई मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करे। हाँ, डेफिनेटली कहीं पे किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, रिफ़्रेश करना है, कहीं पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, वो एक और बात हो सकती है। यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही कि वो कोई मैनिपुलेट कर सके केस को, कि एक स्ट्रेट जैकेट के अंदर आ चुका है टू मूव फर्दर उस एविडेंस के ऊपर जो JIT ने कलेक्ट की है ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई ऐसी सर, इकराम चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि वजीर आजम अभी तक मुस्ताफ़ी, यानी हर जमात ही तकरीबन अब कह चुकी है, आफ्ताब शेरपौज तक सब कह चुके हैं, यानी सब कह रहे हैं, शायद अवामी नेशनल पार्टी ने अभी तक नहीं कहा, तो ये इकराम चौधरी साहब ये क्या सोच कह रहे हैं? क्या इनको लॉयर्स को कंसल्ट, इनके जो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं लोग इनके साथ, वो क्या इनको ऐसी राय दे रहे हैं? क्या हो कह रहे हैं आखिर? आप क्या एनालाइज कर रहे हैं इकराम चौधरी साहब कि जिसकी वजह से वो कहते हैं नहीं मैं अभी हूँ, डटा हुआ हूँ, आई विल फाइट फॉर इट? क्या वजह है चौधरी साहब? देखिए सैफान, बात मैं पहले ये अर्ज़ किया, बुनियादी तौर पर ये इशू है माइंडसेट की। ये जो डिक्टेटोरियल माइंड्स होते हैं, वो बादशाह हों या मिलिट्री डिक्टेटर्स हों या डेमोक्रेसी के गार्ब में, जिस तरह इन्होंने डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में कायम की और हर इदारा और हर अहम एरिया जो है उसको अपने गर्दाब में ले लिया। ये आपने देखा होगा कि ये आखिरी लम्हे तक जब तक फौजें किले के अंदर तक दाखिल होने में के करीब नहीं आ जाती, वो एग्जिट का नहीं सोचते। मेरा ख्याल है ये माइंड सेट है जिसका शाखसाना इनके सामने, यानी पूरी कौम के सामने है, और ये शायद उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं, क्योंकि सेफ्टी वेल्व कहीं हमें नज़र नहीं आता, एग्जिट कहीं नज़र नहीं आता, एक्सेप्ट दिस कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस्तीफा दें और या अल्टरनेट लीडरशिप अपनी इसी असेंबली से अल्टरनेट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें किसी बंदे। मैं लास्ट सवाल ओवैस साहब, सर आपके नज़दीक सियासी माहौल, यानी सियासी इत्तेहाद बन रहा है, पीपल्स पार्टी PTI और इसी तरह PSP MQM, ये सब क्योंकि एक ही नुक्ते पे जमा हो गए, तो ये कोई ग्रैंड अलायंस ओवैस साहब देख रहे हैं हम लोग, कुछ बनने लगा है, कोई नई शक्ल बन रही है उसकी, या ये सिर्फ अपने अपने महाज पर रहकर ही लड़ेंगे? बिल्कुल बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है। और ये ज़रूर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के झंडे या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले सड़कों पे नहीं आएंगे, लेकिन मुतालबा जो है वो एक ही है कि मुस्ताफ़ी हों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक ज़ोर पकड़ेगी। और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें ये महसूस कर रही हैं कि स्नैप पोल्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं और इसी वजह से इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर है। ठीक है, इसी नोट पे सर थैंक यू सो मच आपका शुक्रिया अदा करते हुए ओवैस साहब का, इकराम चौधरी साहब का, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा अब्बासी साहब का, कुछ अहम तरीन सवालात मुस्तकबिल के मंजरनामे को लेकर, सियासी कानूनी पहलुओं को लेकर हमने सवालात उठाए हैं नैब के किरदार पर और आगे क्या होगा। फॉर फीडबैक आप हमें लिख सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस, फेसबुक के पेज पर और ट्विटर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।